हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति के मृत्यु हो चुकी है, जिसका कंफर्मेशन 20 मई को हुआ। और इस पे मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा क्यों मृत्यु हुआ और वो कैसे आदमी थे, कब राष्ट्रपति बने, इसके बाद में क्या होगा, उनका क्या छवि था ईरान में, क्या छवि था विश्व में। ये सारी चीज मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं चर्चा करूंगा और हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि इनके मृत्यु का कारण तो हेलीकॉप्टर क्रैश है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे क्या कारण है यह हम देखने का प्रयास करेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर या बहुत सारे जो एक्सपर्ट बता रहे हैं इजराइल वगैरह का हाथ, लेकिन कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। हाँ, बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं बता रहे हैं कि वेस्टर्न सैंक्शन यानी पश्चिमी देशों का प्रतिबंध जो है इस हेलीकॉप्टर क्रैश का कारण है, और मीन्स ईरान के राष्ट्रपति का मृत्यु का कारण हो सकता है। यही आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले इसमें बना चुका हूं ईरान जो प्रेसिडेंट इनके राष्ट्रपति रईसी साहब की मृत्यु हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में। कहाँ हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु, कैसे मरे, उनकी छवि क्या है, वो कब राष्ट्रपति बने, ये सारा मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में, एक बार चेकआउट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। हेलीकॉप्टर क्रैश से तो इनकी मृत्यु हो चुकी है ना। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर भी थे उसमें, है ना, 19 मई 2024 को। लेकिन कंफर्मेशन कब हुआ? 20 मई 2024 को। अभी तक तेहरान के तरफ से कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं आया है कि क्यों यह क्रैश हुआ है। लेकिन क्रैश कहाँ हुआ था? अजरबैजान प्रोविंस में, ये भी मैं बता चुका हूं उस वीडियो में, है ना। डेंस फॉग था, माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी एरिया है, जिसके कारण क्रैश हो गया, है ना। जल गए पूरे, जो भी लोग थे उसमें सारे लोग जल गए। अब बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि इसका कारण है टेक्निकल प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स, अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो तकनीकी खराबी के कारण ही क्रैश हुआ होगा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, है ना। अब तकनीकी खराबी क्यों हुआ इस पे विचार करेंगे, है ना। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट इस तरफ इशारा करते हैं कि हाँ, सैंक्शन ही इनके मृत्यु के पीछे का कारण है ना। ये मैं बता चुका हूं कि अजरबैजान में हेलीकॉप्टर क्रैश में 19 मई को उनकी मृत्यु हो गई, ईरान, है ना। और उनके साथ ये लोग डिग्निटरी पर्सन थे, जिसमें एक फॉरेन मिनिस्टर और ईरानियन प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा दो थे अजरबैजान के गवर्नर है, और ये फ्राइडे प्रेयर का लीडर है तबरीज का, है ना। इन सभी की मृत्यु हो चुकी है ना। अब आते हैं क्यों टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ। मैं बताया हूं कि क्या कौन सा हेलीकॉप्टर से वो गए हैं उस वीडियो में, उसका नाम है बेल 212 चॉपर हेलीकॉप्टर, है ना। अब यह हेलीकॉप्टर पूरे विश्व में यूज होता है, गवर्नमेंट नॉर्मली यूज करते हैं, है ना। लेकिन इनका हेलीकॉप्टर जो था वह मोर 3 डिकेट यानी 30 साल पुराना था। यानी 20 मई को जब कंफर्मेशन हुआ, उस समय यूएस डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर है, उन्होंने बोला कि यह इनका हेलीकॉप्टर जो है 45 साल पुराना है। और ऐसा स्टडी शो करता है, स्टडी बताता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट का जो एज जैसे बढ़ता है उसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, एक उस लिमिट से बढ़ता है तो उसके सेफ्टी कंसर्न आ ही जाते हैं। तो यह 45 साल पुराना था। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक ईरान के प्रेसिडेंट को इस तरह के इतना पुराना यानी 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर से उड़ना पड़ा या उड़ रहे थे। इसके पीछे का कारण क्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर से एक देश के राष्ट्रपति उड़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह हेलीकॉप्टर है बेल। इसके पीछे का कारण वेस्टर्न सैंक्शन है, यानी पश्चिमी देशों का प्रतिबंध, यानी वह प्रतिबंध लगाए हैं पश्चिमी देश। कैसे, अभी समझिए। जब 1979 में वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुआ था ईरान में, और वह क्रांति क्या था? ईरान का जो मोनार्की था उसको उखाड़ फेंका था। ठीक उसी समय यानी 45 साल आज हो गए, उसी समय वेस्ट ने यानी पश्चिमी देशों ने, जिसका लीडर क्या था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका था, ने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए।
जैसे अभी चाबहार एग्रीमेंट हमने किया है ईरान के साथ, जिसमें प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा भूमिका था। तो यूएसए ने क्या किया कि हम आप पे प्रतिबंध लगाएंगे, यह क्यों किए? हालांकि लगाया नहीं, क्योंकि ईरान और इंडिया में अभी अंतर है ना। अगर हम बात करें 2022 तक, जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उस समय ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार ईरान दुनिया का सबसे ज्यादा लगाया जाने वाला प्रतिबंधित देश है। माने प्रतिबंध सबसे ज्यादा ईरान पे लगाया गया। और कौन लगाया है? यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यानी नाटो का सब लगा है। देखिए, यूक्रेन और रसिया में लड़ाई क्या हुआ? चूंकि यूक्रेन थोड़ा सा नाटो की तरफ जाना चाहते थे, यानी अमेरिकन की तरफ, है ना, जाना चाहते थे, या यूएसएसआर है बेचारे के, तो ऑलरेडी 1991 में बिखर गया इनका यूएसएसआर, तो इन्होंने इस पे हमला कर दिया। ईरान जो है इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि ईरान शुरू से ही यूएसए से नफरत करता है। तो जो भी देश यूएसए से नफरत करता है वह इसका दोस्त होता है। इसे यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में यह आतंकवादी को पैसा और हथियार देता है ना। सैंक्शन लगाया। अब यह सैंक्शन के कारण क्या होता है? सैंक्शन प्रतिबंध के कारण क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अलग थलग हो गया ईरान। कोई कुछ नहीं दे रहा, नहीं ले रहा। सैंक्शन का यही मतलब होता है, जिसके कारण उनकी इकोनॉमी पर बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ा इकोनॉमी पे। और इकोनॉमी पे पड़ा तो क्या, इनके विमानन सेक्टर पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि 40-45 साल पुराना हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे, है ना। अब आते हैं अल जजीरा के एक रिपोर्ट, यहां पे मैं कोट करना चाहूंगा। उनके अनुसार यूएस सैंक्शन जो था, यूएस प्रतिबंध लगाया था, और इस प्रतिबंध का मतलब क्या था कि ईरान कोई एयरक्राफ्ट या कोई एयरक्राफ्ट का कोई स्पेयर पार्ट, कोई सामान उस कंट्री से नहीं खरीद सकता है, उस कंट्री से नहीं खरीद सकता है जिस कंट्री में वह सामान एटलीस्ट 10% अमेरिकन मेड हो या ईयू मेड हो। और आपको पता होना चाहिए, इसके साथ ईयू भी सैंक्शन लगाएगा। जितने भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या तो अमेरिका में है, यूएसए में है, या यूरोपियन यूनियन में है। अब देखिए, या तो जितने भी ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, वह तो यूएसए में है या यूरोप में है। अब यह कहां से खरीदेगा? यह प्रतिबंध के कारण तेहरान जो है वेस्टर्न एयरक्राफ्ट को नहीं ले पाया। एयरक्राफ्ट तो छोड़िए, इवन उसके स्पेयर पार्ट्स को भी नहीं ले पाया, जिसके कारण वह मेंटेन नहीं कर पाया अपने इस पुराने फ्लीट को, पुराने एयरक्राफ्ट को। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बेल टेक्सट्रॉन जो कंपनी है, जो बेल हेलीकॉप्टर बनाती है, उन्होंने रायसी के जो हेलीकॉप्टर, खराब हेलीकॉप्टर से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि वो भी बोला कि बेल जो है कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं है ईरान के साथ, इवन कोई सपोर्ट नहीं करता है उनके हेलीकॉप्टर फ्लीट में, जबकि इन्हीं का हेलीकॉप्टर बेल राष्ट्रपति द्वारा यूज किया जा रहा था, है ना। अब हम आते हैं, देखिए यहां पे, यह 2 ब्लेड का एयरक्राफ्ट है, यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कैपेसिटी 15 पीपल का है। और सैंक्शन जो है, प्रतिबंध के कारण कोई ना पार्ट इसका आज तक बदला गया, ना कोई नया एयरक्राफ्ट लाया गया, जिसके कारण यह क्रैश कर गया, है ना। बेल 212। अब हम आते हैं कि रसिया क्यों नहीं हेल्प किया। रसिया तो इसका दोस्त है ईरान का, इसको हेल्प करना चाहिए। देखिए, रसिया अभी यूएसए के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका यूएसएसआर पूरी तरह विखंडित हो चुका है, लेकिन इसके साथ में है, यूरोपियन यूनियन में कंट्री सारे हैं, है ना। अब हम आते हैं, जो भी रसियन एयरक्राफ्ट की अगर बात करते हैं, तो रसियन एयरक्राफ्ट भी अभी डिपेंड है यूएस पार्ट्स पे। चूंकि एयरक्राफ्ट में भी हम देखें, यूएसए और यूरोपियन यूनियन भी ग्लोबल एयरक्राफ्ट में नंबर 1 चल रहा है, तो इसके पास तो खुज नहीं है, तो कैसे मॉस्को जो है हेल्प करेगा तेहरान को इस पॉइंट पे? तो नहीं हेल्प कर पाया, चूंकि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर संबंधी सामानों में यूएसए नंबर 1 है ना। हालांकि यूक्रेन वार के बाद में रसिया पे भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, तो वह खुद स्पेयर पार्ट को खुद रिपेयर कर रहा है, या खुद एयरक्राफ्ट को बना रहा है ना, चूंकि उनको भी यही प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, है ना। हालांकि
रसिया और यूरोपियन के साथ एक वार्तालाप हुआ था कि हम रसियन SU-30M-35 जेट देंगे, ईरान को रसिया बोला था, लेकिन अभी तक कुछ इस तरह का कंक्रीट डिसीजन नहीं हो पाया, नहीं दे पाए ईरान को। तो खुद नहीं हेल्प कर पाए तो उनको क्या हेल्प कर पाएंगे, है ना। तो इसी कारण यह जो ईरान है या रोल प्ले करता है, यहाँ यमन हौती को हथियार देता है, यहाँ आपको लेबनान, सीरिया, है ना, सऊदी अरब थोड़ा यूएसए के तरफ झुका हुआ है, और दूसरी बात सुन्नी है और ये शिया को मदद करता है ना, इसके साथ पाकिस्तान के साथ भी इसका होता रहा, यानी या एक्सिस ऑफ एविल बताया जाता है, इविल बताया जाता है, यानी हर जगह यह लड़वाते रहता है सबको हथियार देके, यहाँ हमास के साथ भी। इसका कारण भी यही है, क्योंकि सारे वेस्टर्न इसको अलग थलग कर दिए, तो क्या करे, अपनी डोमिनेंस पोजीशन ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में ही बना ले, मिडिल ईस्ट में भी अपना डोमिनेशन बना ले, है ना। इसके लिए बड़ा अच्छा मैं वीडियो बनाया हूं, उसको जाके चेकआउट कीजिएगा, है ना, डिटेल्स में। अब हम आते हैं कि इस सैंक्शन का इंपैक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ। प्रभाव यह हुआ कि इस प्रतिबंध के कारण ईरान का जो भी विमानन क्षेत्र का एयरक्राफ्ट है, एक्टिव एयरक्राफ्ट जो चल रहे हैं, अगर एवरेज बताया जाए औसत, तो लगभग 28 साल पुराना है, एवरेज की बात कर रहा हूं, है ना। जो कि अगर पूरे ग्लोबली, अगर वैश्विक रूप से इसकी कंपैरिजन करे, तुलना करे, तो लगभग डबल है। अगर पूरे विश्व का एवरेज निकाले तो 14 साल, और जबकि ये अकेला 28 साल पुराना एयरक्राफ्ट से काम कर रहा है ना। इवन इनका जो देश का नेशनल कैरियर है ईरान का, वो भी एयरक्राफ्ट लगभग 40 साल से ज्यादा पुराना है। कुछ ना स्पेयर पार्ट कुछ कर सकते हैं ना उससे ले सकते हैं, और या ऐसा एविएशन डाटा ग्रुप कोट मैं किया हूं सीरियम के अनुसार, है ना। यानी अगर कंपैरिजन करे कतर एयरवेज प्लेन से, तो वह भी 9 साल पुराना है, यूज कर रहा है, ये भी डाटा एयरफ्लीट.नेट का, जबकि ये तो 28 साल पुराना एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है, जबकि कतर एयरवेज 9 साल पुराना एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है, ग्लोबली 14 साल पुराना। तो देखिए क्या स्थिति है इनके विमानन क्षेत्र की, है ना। इसके कारण क्या हुआ, इनका शुरू से ही एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता। देखिए अगर हम बात करें 1989 से, जब इनके यहाँ क्रांति हुआ था, उसके बाद से आज तक लगभग 73 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुए, जिसमें हेलीकॉप्टर हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रपति साहब की मृत्यु हुई है, और उसमें से लगभग 2286 लोग मरे हैं इस 73 घटनाएं से, या जेनेवा बेस्ड ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट आर्काइव के अनुसार, B3A के अनुसार। यूएसए का एक एविएशन सेफ्टी नेटवर्क है, उसके अनुसार जो एयरक्राफ्ट से एक्सीडेंट हुए हैं ईरान में, वह 1989 से 2002 के बीच में 109 है, 109, यह यूएसए का है डाटा। अगर ये इसकी तुलना हम करें पाकिस्तान से, तो इतने पीरियड में पाकिस्तान में केवल 42 एक्सीडेंट हुए हैं, जबकि ये 109 है, जिसमें से 854 कैजुअलिटी हुए हैं। ये भी B3A का डेटा है, यानी ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट आर्काइव, जेनेवा बेस्ड है। यानी अल जजीरा के रिपोर्ट के अनुसार ईरान अभी तक केवल 3 एयरबस जेट ले सका था, और 13 स्मॉलर टर्बोप्रॉप प्लेन ही इतने टाइम में ले चुका था, इतने टाइम इंटरवल में। 1989 से हम बात कर रहे हैं, यानी वहां जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद बात कर रहे हैं। यह स्थिति है वहां के एयरक्राफ्ट की, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ही होगा, है ना। ये डाटा देखिए, है ना, क्रैश है और फैटिलिटी है, देख रहे हैं डेटा। इतना डाटा किसी का नहीं है पूरे विश्व में जितना ईरान का है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो यह थ्योरी जो है कि वेस्टर्न सेक्शन एकदम फिट बैठता है कि वेस्टर्न सेक्शन के कारण ही या रईसी साहब की मृत्यु हुई है ना। अब इनके बारे में डिटेल, ये कौन थे, कब राष्ट्रपति बने, क्या इनकी छवि थी, क्या ये किए, इससे पहले क्या थे, ये मैं उस वीडियो में बता चुका हूं। तो ये दोनों अगर मिला के देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और
कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।